नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं वन भूमि पर संकट, सुप्रीम कोर्ट तक खटखट। उत्तराखंड में जंगलों और वन भूमि पर लगातार बढ़ते अवैध कब्जों के बीच अब शासन ने इस दिशा में सख्त कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया कड़ी टिप्पणी के बाद राज्य सरकार हरकत में आई है और ऋषिकेश से जुड़े एक बड़े भूमि प्रकरण की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। यह समिति वन भूमि पर हुए संभावित अवैध अतिक्रमण, लीज की शर्तों के उल्लंघन और भूमि के मौजूदा उपयोग की स्थिति की जांच कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल मामला ऋषिकेश क्षेत्र की करीब 2866 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसे 26 मई 1950 को 99 वर्षों की लीज पर पशु लोक सेवा मंडल संस्थान को दिया गया था। इस लीज की अवधि वर्ष 2049 तक निर्धारित है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और अधिकारियों पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के बाद राज्य सरकार एक्टिव हुई है और इस तरह के मामलों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। खास बात यह है कि समिति को 15 दिन का वक्त दिया गया है, जिसमें कमेटी को सभी रिकॉर्ड खंगालने हैं और इस रिकॉर्ड को खंगालते हुए इस भूमि की धरातल पर स्थिति और रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। उधर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर न केवल आगे की कार्रवाई की जाएगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी इससे अवगत कराया जाएगा। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। राज्य निवासी अनीता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी जंगल की जमीन पर कब्जे को लेकर मूक दर्शक बने बैठे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए इस पर केस शुरू किया। इसको लेकर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर वन भूमि पर भूमाफियाओं के कब्जे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश की वन भूमि पर तेजी से बढ़ रहे अतिक्रमण पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं कि मुख्य सचिव व प्रधान मुख्य वन संरक्षक संयुक्त रूप से जांच समिति बनाएं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है उस पर सरकार अवश्य कार्य करेगी। सरकार का संकल्प है कि भारत के संविधान को मद्देनजर रखते हुए जिस भी प्रकार का अतिक्रमण हो उस पर कार्रवाई की जाए। सीएम धामी ने बताया कि अब तक सूचना देकर अतिक्रमण की प्रक्रिया को सरकार द्वारा पूरे करने पर लगभग 10,000 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जो राज्य की दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिनके द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है वह लगातार सरकार के अतिक्रमण हटाने के अभियान को देखकर स्वयं ही अतिक्रमण को हटा भी रहे हैं। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार से देवभूमि के देवत्व और प्रदेश की डेमोग्राफी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वहीं विपक्ष ने सुप्रीम फैसला आने से सरकार पर हल्ला बोला है। देखिए वो किस प्रत्यक्ष में दिया है, अभी ऐसा कोई निर्णय उन्होंने दिया है उस पर निश्चित रूप से हम जो भी निर्णय आया है उस पर हमारी सरकार और तेजी से काम करेगी। वैसे कहीं पर भी अतिक्रमण हो, किसी प्रकार का भी अतिक्रमण हो, उस अतिक्रमण को हमने शुरू दिन से एक संकल्प लिया है कि जो विधि व्यवस्था है, भारत का संविधान है, व्यवस्था है, उसके अनुरूप उसको हटना चाहिए, अतिक्रमण खाली होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमने अतिक्रमण हटाने का अभियान प्रारंभ किया, लोगों को सूचना दी और अब ये अभियान इतना आगे बढ़ गया है कि 10,000 एकड़ जमीन हमारे राज्य की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ी मतलब इतनी बड़ी फिगर 10,000 एकड़ खाली होना अपने आप में एक बड़ा काम है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर ये कहा है कि अगर जमीन गायब हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। ये कितनी बड़ी तोहमत हमारी सरकार पे लगी है कि उनकी आंख के सामने रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन गायब हो जा रही है और एकड़ के एकड़ जमीन। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो मुख्य सचिव के तहत बनी है उसमें अब कार्यवाही कितनी त्वरित की जाती है, कितने जंगलों को हम वापस बचा पाते हैं,
ये सवाल उठता है। और इतने मामले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी के समक्ष आ गए हैं और हम पूरी तरह से अपराधी बन गए हैं। पर्यावरण के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, जंगलों के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, हमारे जो नदियां हैं उनको हम गंदा कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां जल जंगल को बचाने के लिए जनता से वादे करती आई हैं। हर वर्ष सरकार इसको लेकर करोड़ों की धनराशि खर्च करने का दावा भी करती है, लेकिन आज भी कई हेक्टेयर वन भूमि कब्जे में। यही वजह है कि अब इन वन संपदा को बचाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को सरकार से जवाब मांगना पड़ रहा है। वहीं जानकारों की माने तो अवैध मजारों, होटलों, बस्तियों को हटाकर वन भूमि बचाने की बात सरकार कर रही है, तो आप इससे प्रदेश की जमीनी हकीकत को गंभीरता से समझने की बेहद आवश्यकता है। उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से ये मानना रहा है कि किसी तरह से भी उत्तराखंड के जो जल जंगल जमीन है इसको बचाई जाए, और इसका निरंतर वर्तमान सरकारों द्वारा इसका ह्रास हो रहा था, इस पर अतिक्रमण हो रहा था। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस हरित प्रदेश को बचाने के लिए जो संज्ञान लिया है वो जनहित में बहुत ही अच्छा है, और इस पर उनको तुरंत प्रभाव से सरकार पर दबाव डाल करके और जो संबंधित जो इनके इकाइयां हैं उन पर इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करना सुनिश्चित करना चाहिए। एक तरफ तो उत्तराखंड सरकार ये दावा कर रही है कि उसने 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, एकड़ से ज्यादा जमीन जो है अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाई है वन क्षेत्र में, और वहीं अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि वन क्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण है उनको खाली कराने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो इससे पता लग रहा है कि राज्य में जो स्थितियां हैं और वन क्षेत्र में को लेकर के जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर कितनी गंभीरता से काम हो रहा है। क्या अतिक्रमण सिर्फ मजारों के नाम पर ही हुआ है? क्या अवैध आवास वन भूमि पर नहीं बने हैं? क्या रिजॉर्ट वन भूमि के भीतर नहीं बने हैं? क्या होटल वन भूमि के अंदर भीतर नहीं बने हुए हैं? तो उन तमाम सारी चीजों को लेकर के भी सरकार को, कोर्ट को जवाब देना है। जो लोग बरसों बरसों तक मजार के नाम पर, हरी चादर, नीली चादर, पीली चादर के नाम पर छोटी छोटी मजार बना करके धर्म की आड़ में गलत कृत्य करने का काम करते थे, उन सब का जो अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को छुड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उन्होंने 10,000 एकड़ भूमि से ऊपर, 10,000 एकड़ से ज्यादा उन्होंने जिस तरीके से भूमि को छुड़ाने का काम किया है और राज्य सरकार में निहित किया है। ये अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। जो लोग गलत तरीके से सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करते हैं या उसकी आड़ में, धर्म की आड़ में गलत तरीके से गलत कृत्यों को करने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिहायशी घरों को छोड़कर खाली जमीन पर वन विभाग कब्जा करेगा। इसके बाद कोर्ट ने छुट्टियों के बाद न्यायालय खुलने पर सोमवार को मामले की सुनवाई तय की। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड में जंगल की जमीन के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जे से जुड़ी अनीता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वहीं प्रदेश में हुए एक और वन विभाग के घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई। मसूरी वन प्रभाग ने वन प्रभाग की सीमा को दर्शाने के लिए कई हजार पिलर लगाए थे, लेकिन लगाए गए पिलरों में से लगभग 7,375 पिलर गायब हो गए। ये वन अधिकारियों, राजनीतिक लोगों और भूमाफियाओं के गठजोड़ के चलते हुआ है। अब गायब पिलरों की जगह पर अतिक्रमण हो गया है, जिसकी पुष्टि वन विभाग की रिपोर्ट से भी हुई है। इसमें पता चला है कि इनमें से अधिकांश पिलर मसूरी और रायपुर रेंज से गायब हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार के बाद क्या प्रदेश के वन क्षेत्र से सरकार अतिक्रमण मुक्त करने में कामयाब होगी, ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हम चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन सुरक्षित है या नहीं है, और सरकार की जिम्मेदारी है इसको सुरक्षित रखने की। सरकार कितना कामयाब हो पा रही है, सरकार के प्रयास कैसे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को आखिर फटकार क्यों लगानी पड़ी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस विषय पर चर्चा के लिए। अनूप पंत, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SN सचान, राष्ट्रीय महासचिव सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांश मित्तल, अधिवक्ता नैनीताल हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले आशीष सैनी जी का रुख करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आशीष सैनी जी, प्रदेश की जल, जंगल और जमीन सरकार की जिम्मेदारी है इसकी सुरक्षा करना, सुप्रीम कोर्ट को आखिर फटकार क्यों लगानी पड़ी है? ये जो जमीन ऋषिकेश की, जिस जमीन का ये मामला है,
2866 एकड़ भूमि का ये मामला है। ये जमीन कोई एक ये जमीन नहीं, ऐसी ना जाने कितनी जमीनों पर विवाद होगा और ना जाने कितनी जमीनों पर अवैध कब्जा होगा। और कब्जा सिर्फ मस्जिद या मज़ारों का या मंदिरों का नहीं है, कब्जा बस्तियों का है, कब्जा कमर्शियल दुकानों का है। सरकार कह रही है कि 10,000 एकड़ जमीन जो है उसने खाली कराई है, तो ये फिर कोर्ट को फटकार क्यों लगानी पड़ रही है? देखिए, जो बात आपने कही है जी, यही बात हम लगातार सरकार के अनेक जो वक्तव्य आते हैं उसके विरोध में ये बात कह चुके हैं जी। वन विभाग की जमीन खाली कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री ने एक परसेप्शन बनाया कि इन्होंने वो जमीन मजारों से खाली कराई है, यानी जो मजार थी उनको खाली कराया और ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश करी कि जो अवैध अतिक्रमण यदि कहीं हुए हैं तो केवल मजार द्वारा हुए हैं, मजार के अलावा जो अतिक्रमण किए गए हैं उसके संबंधों में कोई बात नहीं की। और कांग्रेस पार्टी की एक पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अनुसार काम करती है, जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वन विभाग की जमीन हो, चाहे सिंचाई विभाग की हो या सार्वजनिक जमीन की हो, रेवेन्यू की हो, यदि कब्जा करके आवास बना लिए हैं पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना जरूरी है। पहले इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की जरूरत थी। अब प्रधानमंत्री जी का जो भाषण उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिया कि सबको 2022 तक आवास देंगे, तो उसमें ये शामिल हो जाना चाहिए था। आज हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो न्यूज बनाई कि लैंड जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया कि जो जमीन अगर मुसलमान धर्म के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया तो लैंड जिहाद हो गया, लेकिन जो मुसलमान धर्म से अलग धर्म के लोग हैं उन्होंने जो कब्जा किया है, तो इसमें तो एक भाजपा जिहाद भी आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बहुत सारी जमीनें कब्जा करी है और बहुत सारी जमीनें उत्तराखंड के अलग अलग लोगों ने अलग जगह पे कब्जा करी है। पहली बात कि उसको खाली कराने की यूनिफॉर्म पॉलिसी आनी चाहिए जो कोर्ट के आदेश है। दूसरी बात, यदि किसी के आवास के रूप में वो उपयोग की जा रही है तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था कराना सरकार की एक पहली जिम्मेदारी है। एक वेलफेयर गवर्नमेंट का सबसे पहला साधारण काम यही है, और अगर ये सरकार ये काम नहीं कर पा रही है तो मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार अपने हिसाब से काम कर लेगी। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, ये लोग कुर्सी पर बैठ गए हैं झूठ बोलकर बहुमत के नाम पर, आज उसके नाम अनुरूप जो काम करने वो कर नहीं पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या हो रही है। दूसरा, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री ने कहा 10,000 एकड़ जमीन खाली करा दी, तो पूरे उत्तराखंड में जितनी भी जमीन आपने खाली कराई है वो खाली जमीन किसको दी आपने? वन विभाग को। तो मुझे मुख्यमंत्री जी ये बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने वहां पर पेड़ लगाने के लिए जो आदेश दिए हैं वो आदेश की फोटोकॉपी कहाँ पर है जी, और वो जगह बता दें कि जहां पर लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने हर प्रत्येक राज्य से वो जमीन की जानकारी मांगी है जहां पर वन क्षेत्र में तो है लेकिन वृक्षारोपण नहीं है, तो वृक्षारोपण कराने के लिए जानकारी मांगी। बाद में वो सारी जानकारी अदानी के पास चली गई। 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वो जमीन जो वन क्षेत्र में वृक्षारोपण के उद्देश्य के पूरा नहीं कर पा रही है वो अदानी को अलॉट कर दी गई है। अब उत्तराखंड पर अदानी की नजर है। हम जब अदानी का नाम लेते हैं तो भाजपा के लोग बिलबिलाने लगते हैं, हमें कह रहे हैं कि ये अलॉटमेंट उनको किया क्यों जा रहा है। दूसरी बात, जो इसके अतिरिक्त के अतिक्रमण किए गए हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? हमारा दूसरा सवाल यही है। पहला सवाल ये कि जो जमीन खाली कराई उस पर वृक्षारोपण कब होगा? दूसरा, जो जमीन अभी खाली नहीं कराई जा सकी है वो कब खाली कराई जाएगी? और जो पुनर्वास जो आपको करना चाहिए, चाहे वो आशीष जी, आपकी बात आ गई। आशीष जी, आपके पास फिर से हम आएंगे, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दीपक रावत जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक रावत जी, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार एक्शन में आई है? सरकार पहले से इस तरह के एक्शन में है और 10,000 एकड़ भूमि जो है सरकार ने खाली करा ली है और लगातार इस तरीके की भूमि कब्जा मुक्त करा रही सरकार, जैसा कि दावा कर रही है। और अब प्रदेश में कहीं से भी कोई अवैध कब्जे नहीं हो रहे हैं, सारी भूमि खाली हो चुकी है। मनोज जी, आप सबका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप ही के जैसे एक राष्ट्रीय चैनल ने 1 साल या 1.5 साल पहले एक न्यूज चलाई थी कि 1000 मजारें अचानक से बढ़ी हैं और एक विशेष वर्ग की जमीन भूमि की जमीनों में मजारें बनाई जा रही हैं अवैध रूप से। उसके बाद उस एक घंटे के प्रोग्राम के बाद यहाँ की सोई गूंगी अंधी बहरी सरकार जो कुंभकर्ण नींद में जागी और फिर उसने एक अभियान चलाया जो अवैध मजारें चली हैं और अवैध मजारों को तोड़ने का। इसी बीच एक प्रकरण और आता है जिसका भी आज हम संज्ञान ले रहे हैं कि उसमें उन्होंने अवैध मजारें तोड़कर निश्चित रूप से जो भूमि वन विभाग की रही हो, सिंचाई विभाग की रही हो, उनको उनके हाथ सरकार ने अपने अधीन में करा।
अब जो दूसरा प्रकरण आया है जो मसूरी वाला है, जिसमें पिलर गायब हो गए और संज्ञान लेना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई वो पिलर गायब कहाँ हुए, किसकी वजह से हुए और किस कारण से हुए, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किया गया, पिलर बना के पहले अपने पास रखा गया, सरकारी जमीन अधीन की गई और उसके बाद पिलर हटा दिए गए। तो किनके इशारों पे ये काम हुआ, इसका जवाब सरकार को देना है अदालत। तीसरा जो अब आया है, जिस मेन कारण जो आपका आया है, जिसमें 1950 को जो 2866 एकड़ जमीन जो दी गई, जिसमें आदेश आ रखा है कि अब आप बताइए कि ये जो जमीन अब लीज जो इसकी खत्म होने वाली है, इस जमीन का अब आज की डेट में कहां पर क्या स्थिति है, क्या इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किस स्वरूप में सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है। तो आपसे हमसे ज्यादा जानकारी आपके पास है मनोज जी कि अब इनमें बस्तियां बच चुकी हैं, अवैध बस्तियां। और इस प्रदेश की या संपूर्ण भारतवर्ष की एक विडंबना रही है कि सबसे ज्यादा वन निगम, फिर सिंचाई विभाग, फिर नगर निगम, फिर नगर पालिका और फिर पंचायत की भूमियों में अवैध रूप से अतिक्रमण करके बिना सरकारी संरक्षण के कोई भी बिल्डर ये काम नहीं कर सकता, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे राज्य स्तर की बात कर रहे हो या केंद्र स्तर की बात कर रहे हो, अलग अलग राज्यों की बात कर रहा हूं। तो विशेष रूप से उत्तराखंड में जब सरकारें सत्ता में जो रही हैं, उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने कुछ व्यापारी दोस्तों के फायदे के लिए ये अतिक्रमण करने दिया, अपनी आंखें मूंद के रखी उस कबूतर की तरह जो शिकारी को नहीं देखता है। अब स्थिति ये रह गई है कि अब सरकार जब इसमें असफल हुई है, तब कोर्ट को, कानून को, यानी कोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है कि आप बताइए। हम तो चाहते हैं कि सरकार इसमें श्वेत पत्र जारी करे, सरकार बताए कि 10,000 जो इसकी बात वो कर रहे हैं वो बताए प्रत्येक जिले में किस जिले में कितनी जमीनें थी उन्होंने हटाई। इस 10,000 का, जिस 10,000 का वो विवरण बार बार दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसको बिल्कुल विस्तृत रूप से दे दीजिए कि हम चाहते हैं कि आप जिलेवार दे दीजिए और जिलेवार बताइए किस विभाग को आपने कितनी जमीन वापस कराई है। क्योंकि खाली जुमले बोलकर और ये बताना कि बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 10,000 आंकड़ा है, निश्चित रूप से जब हम बोलते हैं 10,000 एकड़ हमने वापस कर ली, तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि किस जिले में उन्होंने कितने राज्यों जिले में किस विभाग को कितनी जमीन वापस कराई। नहीं तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि इसमें सारी संलिप्तता जो है ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, आपकी बात आ गई। एहसन सचान साहब आपके पास आ रहे हैं। एहसन सचान साहब, उत्तराखंड की अगर बात करें, वन, पर्वत, पहाड़, यही उत्तराखंड की धरोहर है और अगर यही कब्जे में, ये अवैध कब्जे में हो जाएंगे तो फिर बचेगा क्या। लगातार सरकार कह रही है कि वो अवैध कब्जों को ध्वस्तीकरण कर रही है, अवैध जमीनें कब्जा मुक्त कराई जा रही हैं। आखिर कब्जा हुए क्यों, किसकी सरकार में हुए, अभी कब्जा होना बंद हो गया है क्या, और इस तरीके की तमाम ऐसी जमीनें निकल रही हैं जो कब्जा मुक्त कराई जानी चाहिए, उन पर अभी भी कब्जे बरकरार हैं, बस्तियां बस चुकी हैं, अवैध मस्जिद, मजार या कुछ और स्ट्रक्चर बना है, जरूर आप खाली कराइए, लेकिन तमाम कमर्शियल बिल्डिंगें, बस्तियां बसी हुई हैं, इनको कब खाली कराया जाएगा और इस जमीन को खाली कराकर इसको उपयोग में कब लाया जाएगा। देखिए, जो 10,000 की बात कर रहे हैं एकड़ हमने खाली कराया, जो सबसे बड़ी बात है, जब मुख्यमंत्री जी शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते हैं कि हमने मजारें जो भी फॉरेस्ट में बनी हुई थी उनको तोड़वा दिया जी, और उसको लैंड जिहाद इन शब्दों से जोड़ देते हैं। आज भी अभी जो मैंने एक बयान सुना, वो डेमोग्राफी बदलने की बात करने लगते हैं। ये जो अभी यूपीडी के हमारे युवा प्रवक्ता इन्होंने जो बात कही, इसमें वास्तविकता है कि 10,000 एकड़ जो जमीन आपने खाली कराई फॉरेस्ट की, वो किस जनपद में है और कितनी है। इसके साथ साथ ये भी बताना होगा कि आपने कितने जो जंगल में रिजॉर्ट बने हुए थे, जो होटल बने हुए हैं, और ये भी आप बताइए कि ऑल वेदर रोड के लिए आपने कितना जंगल अधिग्रहित किया। ये भी बहुत जरूरी है। ये जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जी, आपने लाखों पेड़ काट दिए, वो भी जंगल के फॉरेस्ट के थे, और मसूरी में कितना जंगल आपने एक्वायर कर लिया, कितना जंगल किसको आप दे देते हैं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो 10,000 एकड़ बताया, अगर मुख्यमंत्री जी 20,000 एकड़ कह देते तो भी हम लोग कहते कि भाई बहुत बहुत करा दिया मुख्यमंत्री जी ने। ये संज्ञान लेना सुप्रीम कोर्ट का अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये उत्तराखंड सरकार के ऊपर एक तमाचा है। और मैं समझता हूं कि गंभीरता के साथ जो प्रदेश में जल जंगल जमीन का खिलवाड़ हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। पूरी तरीके से जो राज्य बना
ये सब चीजों के लिए होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है एहसन मित्तल जी, आपकी एहसन सजान साहब आपकी बात आ गई। हमारे साथ खास मेहमान अन्य भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी जवाब लेंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ प्रियांश मित्तल जी अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। प्रियांश जी, क्या लगता है उत्तराखंड की अगर बात करें तो इस तरीके के जो अवैध कब्जे हैं, बहुत सारी जमीन जो है इस तरीके के अवैध कब्जे में है, लगातार सरकार चाहे मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकारें हों अवैध कब्जे से मुक्त कराने की बात करती रही हैं और अवैध कब्जा जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर सरकार आती है, कहती है इतनी जमीन इतनी जमीन इतनी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। मौजूदा अभी जो ये घटनाक्रम ऋषिकेश की भूमि का जो मामला सामने आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अनीता कंडवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद सरकार ने समिति 5 सदस्यीय गठित की है, उस सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झुकी है और इस तरीके के अवैध कब्जों पर कार्रवाई के लिए समिति बनाई है, जांच के लिए समिति बनाई है। नमस्कार मनोज जी। जी, ये एक पहली घटना नहीं है इंक्रोचमेंट की जो सामने आई है और ये पहली बार नहीं है जो कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या उनके ऑफिसर से जवाब तलब किया है। मैं कुछ अपने ही हाईकोर्ट के, नैनीताल हाईकोर्ट के कुछ प्रीवियस जजमेंट्स आपके सामने लाना चाहूंगा। कुछ मुझे 2 या 3 मिनट चाहिए होंगे उसके लिए। उसके कुछ पैराग्राफ्स में आपको पढ़ाना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले हमारी थी WPPIL 208 ऑफ 2021 जो अनुपंत जी ने ही करी थी, इनके अधिवक्ता अभिजय नेगी के द्वारा। इसमें पाखरो जो रेंज में 6000 पेड़ काटे गए थे और जिसमें CBI इंक्वायरी बिठाई गई थी कोर्ट के द्वारा। इसका पैराग्राफ नंबर 22, 23 और 24 अगर आप पढ़ लें तो इससे ही आपको पता चल जाएगा ये पहली घटना नहीं है। मित्तल साहब वर्ष और डेट भी बताते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। अब WPPIL 208 ऑफ 2021 इसका जजमेंट का डेट है 6/9/2023। इसका इंटरिम ऑर्डर है ये। ठीक है, इसका मैं पैराग्राफ नंबर 22, 23 और 24 पढ़ना चाहूंगा। This said report dated 24/2/2023 states violation of Forest Conservation Act 1980. In gross violation of the provisions of the Forest Conservation Act 1980, the work in Pakharu Tiger Safari started after laying a foundation stone in November 2020 by then Forest Minister Shri Harak Singh Rawat without having received any stage 2 clearance under section 2 of Forest Conservation Act 1980. Various administrative sanctions, financial sanctions and work orders were issued much before the stage 2 approvals were issued by state government. It is surprising to note that without any stage 2 approvals in hand, government of Uttarakhand has released following sanctions on 31st March 2021. बिल्कुल प्रियांश जी, अगर ये फैक्ट तो है ही है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये फटकार नहीं लगाई है, समय समय पर फटकार लगाती रही है सुप्रीम कोर्ट। पिछली सरकारों को में भी इस तरीके की फटकारें सामने आई हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट को आखिर ऐसे मामलों पर मजबूरन संज्ञान लेना पड़ता है, फटकार लगानी पड़ती है और सरकार कह रही नहीं सब बेहतर है, सारी जमीनें खाली कराई गई हैं और कराई जा रही हैं। जो मैं आपको ये ऑर्डर पढ़ रहा था, ये इसका मैं एक ही पैराग्राफ ये पढ़ा। मैं ये पढ़ रहा था, हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट का PIL का ऑर्डर है। इसमें CBI इंक्वायरी बिठाई गई थी, 6000 पेड़ काटे गए थे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लैंड इंक्रोचमेंट था, पेड़ काटे गए थे और अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इसकी जांच चल रही है अभी भी। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिशियल्स का नाम आया था, इसमें पॉलिटिकल लीडर्स का भी नाम आया था। वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं एक अधिवक्ता के रूप में यहाँ पे हूँ, मैं कोई पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के लिए आए हैं। यहाँ पे हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं। हम यहाँ पे एक उत्तराखंड जिसका फॉरेस्ट कवर 45.44% है, जो हमारे ग्रीन स्टेट कहा जाता है, जिसकी इकोनॉमी ही हमारी
टूरिज्म पे चलती है। और यहाँ पे टूरिज्म के लिए क्यों आते हैं लोग? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कवर है, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे रिवर्स है। अगर वो ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे हमारी एक इकोनॉमी सफर करेगी, हमारी इकोलॉजी सफर करेगी। हमारे जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसका क्या फायदा है अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी अब 2025 में आके भी ये सब करना पड़ रहा है। उसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैराग्राफ नंबर 2 में सीधा सीधा साइलेंट स्पेक्टेटर बताया गया है। इसमें सीबीआई इंक्वायरी होने के बाद, मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल था। प्रियांश जी, अगर उन नेताओं के नाम भी अगर आप ले देंगे तो मुझे लग रहा है उत्तराखंड पर उपकार ही करेंगे आप। ये सर मैं ठीक है आपकी बाध्यता हो सकती है। ठीक है प्रियांश जी, अपनी बात कंप्लीट करें जी। ठीक है सर, अब मैं ये जो मेरी पीआईएल थी, मैं ले दूंगा नाम, कोई बात नहीं प्रियांश को। बिल्कुल सर, आप की पीआईएल थी। सर मैं इस पे आना चाहूंगा। यहाँ पे जो अब मेन मुद्दा है मसूरी का, इस टाइम जो मसूरी के 7000 बाउंड्री पिलर्स हैं जो गायब हो चुके हैं, मैं इन ऑर्डर से आपको दिखाना चाह रहा था। मैं और भी ऑर्डर्स आपको पढ़ाना चाह रहा था, बट शायद आपके पास अभी टाइम की कमी है, तो आप बात कर रहे हैं। ठीक है प्रियांश जी आपकी बात आ गई। हमारे साथ कुलदीप राणा जी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता अनूप पंत जी का हम रुख करेंगे। कुलदीप राणा जी, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार और यहाँ के अधिकारी जो है मूक दर्शक बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन इस्तेमाल की है कि मूक दर्शक बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को खुद ऐसे मामलों पर संज्ञान लेना पड़ रहा है, फटकार लगानी पड़ रही है। सरकार कह रही है कि 10,000 एकड़ जमीन जो है वो कब्जा मुक्त करा ली गई है, लेकिन तमाम ऐसी जमीनें हैं जो कब्जा मुक्त नहीं हुई हैं। बस्तियां बसी हुई हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अवैध मजार मस्जिदें ये तो बनी, ये ठीक है आप इन पर कार्रवाई कर रहे हैं, बाकियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। आपको दिखाई दे रही है कुलदीप जी? देखिए, उत्तराखंड में वन भूमि क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरा ये राज्य अब पूरी तरीके से राजनीतिक और भूमाफियाओं के चंगुल में आ चुका है ये राज्य जी। और यहाँ हर जगह पर आपको ऐसे ऐसे भूमाफिया मिल जाएंगे जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उत्तराखंड में जमीनों की सौदेबाजी में लगे हैं जी। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक घटना बताता हूँ। हमारे ही एक मित्र ने सोशल मीडिया पर जमीनों की बिक्री को लेकर के कुछ एडवर्टीजमेंट थे और उन्होंने उस पर फ़ोन किया, उसमें नंबर था, तो उसमें उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मुझे देहरादून में ज़मीन लेनी है। तो आश्चर्य होगा इस बात पे कि गुड़गांव से ब्रोकर देहरादून में ज़मीन बेच रहा था जी, गुड़गांव में बैठकर। ठीक, ये तो एक यहाँ स्थिति हो गई है। दूसरी बात ये है कि यहाँ उत्तराखंड में जो ये राजनीतिक गठजोड़ हुआ है, जिसमें खनन जिसके तहत धड़ल्ले से यहाँ चलता है जी। दूसरा, होटल को लेकर के रिजॉर्ट के नाम पर जो वन भूमियों का अतिक्रमण यहाँ पर हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये किसी से छुपा है। आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक जब जा रहे हो यात्रा में, तो आपको नदी किनारे अनेकों रिजॉर्ट बने हुए दिखाई देंगे। मैं उत्तराखंड का वासी हूँ, मैं यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है, और मैं सीमांत जनपद चमोली का रहने वाला हूँ। जब हम स्कूल कॉलेजों में थे और देहरादून कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आते थे, तो हमें नदी के किनारे सिर्फ नदी की कलकल की आवाज़ सुनाई देती थी। ठीक, आज हमें नदी कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़े बड़े होटल्स बन गए हैं, बड़े बड़े दुकानें वहाँ पे बन गई हैं, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ऋषिकेश का पूरा इलाका जो है वो नदी क्षेत्र का अवैध कब्जे में है। अब मैं आपको कुछ ये टैब पे कुछ फोटो दिखा रहा हूँ। ये फोटो है जहीरी खाल का। ये जहीरी खाल लंचडाउन के पास एक जगह है। यहाँ कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई थी और सोशल मीडिया पे भी डाला है। आप ये फोटो में देख रहे होंगे कि ये पूरा इलाका जो है ये वन क्षेत्र है, ये पहाड़ी है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर एक ये होटल का निर्माण हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये कोई 7 स्टार होटल है जिसका निर्माण हो रहा है, और ये होटलों में भारत में एक बड़ी चेन जो है, फेमस चेन है, उनमें से किसी का एक ये होटल है।
दूसरा ये रुद्रप्रयाग के पास, रतूड़ा के पास बन रहा एक 10 मंजिला होटल है। आप यहाँ देख रहे होंगे इसमें कि यहाँ पे नीचे ये एक नदी किनारे, नदी का इलाका है और नदी के किनारे ये होटल बन रहा है, 10 मंजिला होटल ये बन रहा है। ये भी रुद्रप्रयाग के किसी निवासी ने डाला है कि ये होटल किसका बन रहा है, ये वहाँ के निवासियों को भी नहीं पता है। ठीक, ऐसे ही राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर उसके सीमाओं में अनेक रिजॉर्ट हैं, अनेक होटल्स बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? देहरादून के राजपुर क्षेत्र में, क्योंकि होटल बनाने के लिए एक नियमावली जरूरी है कि उसमें वो क्षेत्र पर्यटन और होटल के उसमें उसको एक आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका नोटिफिकेशन होता है। जब किसी क्षेत्र का मास्टर प्लान बनता है, किसी जिले का मास्टर प्लान बनता है या किसी शहर का मास्टर प्लान बनता है, तो वो एक एरियाज पर्टिकुलर नोटिफाइड होते हैं कि भाई ये एरिया इंडस्ट्री के लिए है, ये शहरी आवास के लिए है, ये क्षेत्र जो है सरकारी उसके निर्माण के लिए होगा और ये क्षेत्र होटल के निर्माण के लिए होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ उस जगह पर आज से 10 साल पहले तक कोई होटल नहीं था, लोग खेती बाड़ी करते थे, कृषि भूमि वो क्षेत्र थी। ठीक, और उसके चारों तरफ वन क्षेत्र है। आज वहाँ पर कम से कम 8 से 10 बीघे की जो जमीन है वो फॉरेस्ट की काट दी गई, वो पेड़ काट दिए गए, होटल बन गया। अब उसमें राजनीतिक दलों के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और कोई भी राजनीतिक दल उस पर सवाल नहीं खड़े करता है। ठीक, तो ये स्थिति उत्तराखंड में है जी। आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो बात कही है, इसके कटघरे में सिर्फ एक सरकार दोषी नहीं है। बिल्कुल, हालांकि वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसने वन क्षेत्र से अवैध कब्जा मुक्त करने की बात कही और ये तमाम दावे करती है, लेकिन इनका दावा सिर्फ दिखाई देता है कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन पर जो आधारित है वो उसी तरफ ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक, और क्योंकि वो उसकी घोषणा भी करते हैं जिहाद के नाम पर जी। ठीक, लेकिन जो होटलों में जो अवैध होटलों का निर्माण हो रहा है, ये क्या बिना राजनीतिक मिली भगत के क्या ये हो सकता है? क्या उत्तराखंड के अधिकारी बिना राजनीतिक संरक्षण के ये काम कर सकते हैं? मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं, देखिए 2017 से 22 तक उत्तराखंड में भाजपा की सरकार रही है और उस समय त्रिवेंद्र रावत जब मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर हरक सिंह रावत उनके उसमें वन मंत्री थे। हरक सिंह रावत ने मीडिया में एक बयान दिया था कि उत्तराखंड के वन विभाग के अधिकारी उत्तराखंड के लिए काम नहीं करते हैं। ये उनका बयान था हरक सिंह रावत का। उस समय वो भाजपा में थे, आज वो कांग्रेस में है। ठीक, लेकिन उन्होंने ये बात कही, अपनी ही सरकार में रहते हुए ये बात कही कि उत्तराखंड के वन विभाग के कर्मचारी इतने ढीठ हैं कि ये उत्तराखंड के लिए काम नहीं करते हैं, इन्होंने विभाग बर्बाद कर रखा है। जी ठीक है, ये स्थितियां दरअसल उत्तराखंड में वन विभाग की है। बिल्कुल 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 कुलदीप राणा जी, आपकी बात आ गई। उत्तराखंड राज्य निर्माण से पहले भी यहाँ लोग रह रहे थे, जंगली जानवर रह रहे थे जी। ठीक है, आज जो उत्तराखंड में वन क्षेत्र वन्य जीवों का जो अतिक्रमण हो रहा है, मैं उसी पर बात रहा हूं। देखिए, और आज जब प्रदेश में वन विभाग का ढांचा इतना बड़ा हो गया है तो उसके बावजूद अगर ये घटनाएं घट रही हैं, और क्या उत्तराखंड के वन विभाग को अपने राजस्व भूमि का कोई उसके पास नक्शा नहीं है? क्या कोई मैप नहीं है जिससे पता लगा सके कि भैया ये क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र जो है उसका है, अन्य पर्पज से है, राज्य सरकार के पास है? प्रदेश के राजस्व विभाग के पास सारा डेटा होता है कि कितनी भूमि केंद्र सरकार के संस्थानों के पास है, कितनी भूमि वन क्षेत्र के पास है, कितनी नदी क्षेत्र के पास है, कितनी कृषि क्षेत्र के पास है, कितनी शहरी आवास के पास है, कितनी ग्रामीण आवास के पास है, सारा डेटा होता है। लेकिन उत्तराखंड में स्थितियां जो राजनीतिक मिली भगत है, ये उसी का परिणाम है। देहरादून में सबसे वीआईपी रोड माने जाने वाली है न्यू कैंट रोड, वहाँ एक बहुत बड़ा मॉल बन जाता है जी, और उसके सामने भारत सरकार का सबसे सामरिक दृष्टि से भी और बहुत ज़्यादा संवेदनशील एक संस्थान है। और नियम ये कहते हैं कि ऐसे संवेदनशील संस्थानों के आसपास हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनेंगी। ठीक, लेकिन वहाँ नाले खाले में, खाला कहते हैं जो छोटी छोटी जो घाटियाँ होती हैं, जो रिहायशी इलाकों के बीच में होती हैं, जो प्राकृतिक घाटी टाइप छोटी होती है, उसमें
उसको पाट करके वहाँ एक बहुत बड़ा मॉल बना दिया जाता है। और ये भी जान सुनने में आया, हालांकि मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनता के बीच से ये बात अक्सर उठती है कि उसमें एक मंत्री का हाथ है, क्योंकि बिना उसकी अनुमति सहभागिता के वो नक्शा पास नहीं हो सकता था। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसमें दोनों की मिली भगत है। ठीक है कुलदीप जी, आपकी बात आ गई। अनूप पंत जी ने सबको सुना है। अनूप पंत जी, हम आपके पास आ रहे हैं। अनूप पंत जी, आपकी सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है और बहुत सारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराया भी गया है, और तस्वीरें और हम खबरें भी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। 10,000 एकड़ भूमि सरकार कह रही है कि कब्जा मुक्त कराया गया। सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रही है कि अधिकारी जो है, सरकार जो है, मूक दर्शक बने हुए हैं। जल जंगल जमीन की निगरानी ठीक से नहीं हो पा रही है, अवैध कब्जे जो है वो बरकरार हैं, इस पर मूक दर्शक बने हुए हैं। क्या लगता है, सरकार के दावे जो किए जा रहे हैं वो उन दावों में कितना दम है? दूसरी तरफ खनन माफिया, भू माफिया, अतिक्रमण माफिया जो है, ये अधिकारियों की मिली भगत से क्या सरकार को गुमराह कर रहे हैं क्या? मुझे मौका देने के लिए, और मैंने सब लोगों की बात भी सुनी है और उन्हीं के हिसाब से मैं जवाब देने की चेष्टा करूंगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये मानता हूँ कि जिस स्पीड से ये काम हो रहा है, ये जो कब्जा की हुई जमीनें हैं, अतिक्रमण जो है, जिस हिसाब से जितना तेजी से हो रहा है, ये तेजी काफी नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है। इस चीज को मैं पर्सनल बेसिस में यहाँ पर बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं, ये बहुत तेजी से होना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं। जमीन हमारी है, बाहर का भी व्यक्ति इलीगली कोई आके यहाँ पे रिस्ट्रेंट अपनी जमीन के ऊपर जाता है, कोई माफिया आता है, उसको और तेजी से हटाना आवश्यक है। जितनी इसमें कोशिशें रहेंगी और भी जितनी मदद करनी होगी हम लोग करेंगे। हम लोग सरकार के अंग हैं और सरकार की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाया जाएगा। इस चीज के लिए हम भी और ज्यादा कोशिश करेंगे, जितनी अभी करें तो उससे और ज्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कुछ चीजों पे आता हूँ, जहाँ पे हम इस बात का मुद्दा बनाते हैं तो उसमें हम कुछ चीजें कहते हैं कि सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सरकार की बात कर रही है। 2024 से लेकर 25 तक माजरी ग्रांट, मांडूवाला और चारबाग में जो जमीनें खाली हुई, 2022 में 27 बीघा माजरी ग्रांट और 18 बीघा जो है वो मांडूवाला में जो खाली हुई। 2025 में 150 बीघा भानियावाला में, डोईवाला में, साई टेम्पल जो हरिद्वार के पास में, उसमें जो खाली हुई। और नवंबर दिसंबर में इसको आप बोल सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइड ऑर्डर्स दिए थे उसके बाद में खाली हो रहा था। और हर्बर्ट कोर्ट में करीब 20 बीघा, कल्याणपुर में 12 से 20 बीघा और शेरपुर सिलाकुई में 30 बीघा के आसपास। मैं अभी अखबारों में देख रहा हूँ कि हर दिन कहीं ना कहीं पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और फोटो खिंचाई जा रही है। फोटो खिंचाना सफिशिएंट नहीं है, अभी भी उसका तोड़ना, तुड़ाना, और ये जहां तक ये बात है ना कि मज़ारों में और मंदिरों से जो जमीनें कब्जाई जाती हैं वो आसानी से खाली होने की उसकी संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर इक्का दुक्का आदमी रहता है, वो बोलता है कि मैं तो टेम्पररी बेसिस पे हूँ, मेरा यहाँ पर मकान नहीं है। लेकिन जो बस्तियां बस चुकी होती हैं उसमें क्या होता है, बनफुलपुर में क्या हुआ और किसने बसाया? कोटद्वार में रेलवे पटरी के दूसरी छोर में किसने बसाए हुए? भाजपा की सरकार में बसे थे क्या? तो पहले बसते थे, बुलाए गए थे। तो कोटद्वार में हमारे तो आना जाना जो है वो कोटद्वार ही हमारा मेन क्षेत्र है, वहीं से आते थे। वहां पे किसके टाइम, और अब वो क्या प्ली लेके बैठे हुए हैं कोर्ट। तो उसमें समय लगता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं हटाया जाएगा, हटाया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि ये सारी चीजें हटेंगी जी। दुख उन्हीं का नहीं है, हमारे भी खेत खलिहान और हमारे भी जंगल जो है वहीं से। जहां तक की बात है, अगर हम बात करें कि एक पार्टी में रहते हुए भी पार्टी काम नहीं कर रही है, पार्टी उस तरफ नहीं देख रही है, उसके लिए सचेत नहीं है, तो मैं उन सारे लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी भी टीम पार्टी में ही है, हम लोग जो इस तरीके के कार्य करें। जिस पीआई की बात हुई, उस पीआई में मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं अकेले दम पे कर रहा था। यहाँ पे मित्तल साहब बैठे हैं, डुकिल साहब, अभिजय, मैट ग्रुप, ये सारे के सारे लोगों के साथ में हम लोगों ने उसमें कार्य किया। और परेशानी क्या आती थी? परेशानी आती थी ऑफिसर्स की। बिल्कुल भरत सिंह रावत ने कहा कि ऑफिसर्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे, लेकिन भरत सिंह रावत का कहना दूसरा था, वो उनके लिए काम नहीं कर रहे थे इसलिए चिढ़े पड़े थे। पार्टी में थे ना, वे पार्टी में थे। जो गलत है वो गलत है, हटाया गया पार्टी से।
उनको चेतावनी भी दी गई, सारी चीजें उनके साथ में करी गई। मैं इस चीज को, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, मैंने पहली बार ऐसा कभी घोड़द्वार में मालन नदी पर कभी इतने ट्रक, इससे पहले जिंदगी में कभी इतने 50 ट्रक 60 ट्रक खड़े हुए नहीं देखे थे। दीपक भाई जानते हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, शायद वो भी उस चीज को मानेंगे। हम लड़ सकते हैं आपस में, लेकिन ये चीज हुई थी और उस चीज को रोकने के लिए पार्टी के लोगों ने भी आगे करा था। यूकेडी के भी वहां पर महेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने हमारा समर्थन किया। आपके घोड़द्वार में रहते हैं महेंद्र सिंह रावत जी, समर्थन किया था उन्होंने हम लोगों का। हम लोग जब वहां पर गए थे, उन्होंने खान पीन का पूरा वो करा था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लड़ाई जो है ना, हम माफियाज से भी लड़ रहे हैं। माफियाज इन्फ्लुएंस करते हैं सरकार को, जो जिसको बोल सकते हैं हम लीगल बेसिस पे इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा करते हैं। अपने राइट्स जो है, जो लीगल लूप होल जिसको बोलते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अब हरक सिंह रावत जी के समय में क्या हो रहा था, अब जो जिस पीआईएल की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले एक किशन चंद, अगर आप बोल रहे थे उनका नाम लेने के, मैं लिख लेता हूँ, उनके लिए ठीक नहीं। देखिए अनुपंथ जी, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, अनुपंथ जी आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। निश्चित रूप से कठोर भू कानून आपकी सरकार दावा कर रही, कठोर भू कानून हमने दिया। आपके पास आंकड़े तो होंगे, भू कानून बन गया है, अवैध जो कब्जे हैं, कितनी जमीन पर, प्रदेश सरकार की कितनी जमीन पर, वन भूमि के कितनी जमीन पर, वन विभाग को क्या आंकड़े नहीं पता है? वन विभाग किस तरीके से मिली भगत हो जाती है, किस तरीके से मिली भगत हो जाती है? 8000 पिलर ही गायब हो जाते हैं बिना मिली भगत के क्या गायब हो सकते हैं ये? मनोज जी, एक और मजेदार बात बता रहा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं ना, ऑफिसर्स किस तरीके से काम करते हैं, तो मैं और मजेदार बात बता रहा हूँ आपको। आप थोड़ा धैर्य तो रखिए जी। ये जो हम बोल रहे हैं ना, फॉरेस्ट की जमीन इस तरीके से कब्जा, एक वकील साहब अभी हमारे कोर्ट में ही है, देहरादून कोर्ट में, एक और अभी उन्होंने डाली थी, उन्होंने कंप्लेंट डाली है। आप बात करें 1950s के बाद 1960 में जो गजेट आया, उसमें ये फॉरेस्ट की जमीन को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी नहीं है, लेकिन हो रहे थे ना, और कई सालों से हो रहे थे, कई सारे लोगों को दे दी गई थी। अब उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि उसमें कई सारे लोग बस चुके हैं, उनको हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं तो करनी पड़ेगी, लीगल प्रोसेस हमको फॉलो करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। और बड़ी बात बताऊं आपको, बारी ग्रांट है, आशीष जी आ रहे हैं, दी गई है ना लोगों की जो अपनी जमीन थी, फॉरेस्ट अभी भी हाई कोर्ट में एक केस लड़ रहा है। वो कह रहा है साहब यहाँ पर हमारी जमीन है, हमको पता नहीं है कि हमारे पास नक्शा नहीं है, पर ये हमारी जमीन है। वो कह रहे हैं साहब हमारी जमीन है, हम तो यहाँ पे नक्शा बना रखा है। ये हालात थे, इसको भी सरकार ही देख रही है। देखिए, सरकार कई पहलुओं में काम करती है। हम लोग पब्लिक के लिए सरकार से भी लड़ते हैं, और ये काम किसने दे रखा है हमको? ये भी सरकार ने दे रखा है। तो ये समझने की चेष्टा हमको ये भी करनी पड़ेगी कि जिस हालात में हम लोग हैं, जिन हालातों में हम लोग इस समय में हैं, वो निष्क्रिय किए हुए लोग जो भर दिए गए थे डिपार्टमेंट्स में, वो किस सरकार ने भरे? गुंडों को यहाँ पर किसने बसाया? यहाँ पर बस्तियों को किसने बसाया? किस सरकार ने बसाया? और वो लीगल राइट्स की बात कर रहे हैं। 10-15 साल से हम लोग, जब भी हम आते थे हटाते थे, अब ठीक है 10 साल से हैं। अनूप जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं आशीष जी से। हम लोगों ने, ठीक है अनूप जी, आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप, ठीक है, पिछली सरकारों ने किया जो किया, ठीक है, अब आपकी सरकार और आपकी जिम्मेदारी है जल जंगल जमीन को बचाना उत्तराखंड की, और आप उस जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हैं। आशीष सैनी जी, अनूप पंत जी कह रहे हैं, करेंगे अभी और भी करेंगे। आशीष सैनी जी, अनूप पंत जी कह रहे हैं कि आपने जो बोया है वो उसी को काट रहे हैं, आपने बंदरबाट किया जमीनों का, इसलिए वो अब प्रक्रिया के तहत खाली कराई जा रही है। देखिए, अनुपंत जी ने जो कहा, मैं तो ये कहूंगा कि वो बिल्कुल ठीक कहा, और 2 लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि वो बोल रहा था इस तरीके से, अगर एतबार ना करता तो क्या करता। उन्होंने इतने ठंडे ढंग से, आराम से, बिल्कुल बढ़िया बता दिया कि ये सब पहले की सरकार में हुआ है, नेहरू जी जिम्मेदार है, मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं। अब आप सुन लीजिए, वनों की जमीन और ये सब चीजों के मामले में 2 बिंदुओं पर आप बात कीजिए। नंबर 1, जब राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रोजेक्ट बनते हैं, आप उदाहरण लीजिए गंगोत्री, और जो गंगोत्री में जो हाईवे बन रहा है जी, 6000 पेड़ काटे जा रहे हैं। अगर 11 मीटर की चौड़ाई करते हैं, अगर 5.5 मीटर की चौड़ाई जो परमिसिबल है वो करते हैं, तो कोई पेड़ नहीं काटा जा रहा। और 5.5 के बजाय अगर 6.5 मीटर की चौड़ाई भी की जाती है, तो उसमें भी जो पेड़ों की संख्या है, उसमें 75% पेड़ नहीं काटे जाएंगे जी। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने पेड़ काट रही है। दूसरा, इन्होंने कई राज्यों में, मैंने आपसे अभी पहले भी उल्लेख किया, कई राज्यों में इन्होंने वन क्षेत्र की वो जमीन की जानकारी मांगी कि जिसमें पेड़ों की संख्या बहुत कम है, या डेड एलिमेंट है, या कुछ भी रीजन है,
और बड़ी सफाई से वो 4 राज्यों में जमीन अलॉट कर चुके हैं अदानी जी को। अदानी जी अब उस जमीन में पेड़ लगाने का काम करेंगे और उसके कागज वहां लगा दिए जाएंगे जहां ये सरकारी प्रोजेक्ट बड़े हरे भरे वन क्षेत्रों को काट कर खत्म कर रहे हैं। हसदेव के जंगल से लेकर अरावली के पहाड़ियों तक इनकी नजर है। उत्तराखंड में वो जमीन जहां पर वन क्षेत्र होने के बावजूद वनों की संख्या, पेड़ों की संख्या कम है, वहां पर इनकी नजर है। ये सरकार टेढ़ी नजर से उस वन क्षेत्र को देख रही है, इसलिए वन पर्यावरण कानून का और इन सब चीजों का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। पूरी जंगल जमीन पूरी ताकत से अदानी और अंबानी को सौंपने की तैयारी चल रही है। उसके बाद ये इतने अच्छे ढंग से बोल देते कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं। आपने अगर 10,000 12,000 एकड़ जमीन लगाई है तो मुझे ये बताइए, खाली कराई है, वो खाली तो कोई ना कोई निर्माण था, पेड़ तो थे नहीं वहां पर। अरे आशीष जी, स्वामी जी कब शुरुआत कर रहे हैं? भाजपा कांग्रेस ने ही उत्तराखंड में अब तक शासन किया है। अगर दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप से ही काम अगर बन जाएगा तो फिर वास्तविक नहीं, सुनिए, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान में जिस पॉलिसी के अंतर्गत प्राइवेट प्लेयर को पेड़ लगाने की अनुमति दी जा रही है और वो पेड़ अगर लग भी रहे तो किसी सरकारी प्रोजेक्ट के अनुक्रम में लग रहे हैं, और वो जो क्लाइमेट के नाम पर कुछ वो कर रहे हैं, जो एक इन्होंने सिस्टम बनाया जहां पर वो जमीनों की रिवेन्यू से वो रिकॉर्ड लेकर वहां भेज दिया जाएगा और बाद में वहां प्राइवेट प्लेयर खड़े कर दिए जाएंगे। इस मामले को लेकर पूरे जो वन पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन भारत सरकार के मंत्रालयों के स्तर से किया गया है, लगातार झूठ बोला गया है। आप ये देखें ना, कितना बड़ा झूठ बोलकर ये वनों की जमीन अपने प्राइवेट मित्रों को सौंपने का काम कर रहे हैं। लेकिन आशीष जी मेरा मूल सवाल है, आशीष जी मेरा मूल सवाल है, सरकार उनकी रही हो आपकी रही हो, आप सरकार अगर पक्ष जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है तो आप विपक्ष की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ रही। मानते हैं ये बात? नहीं मानते आप भाई? आपको इसको लेकर मुखर तौर पर आपको सड़क पर उतरना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। अदालत को फिर इसमें कम से कम अदालत को बीच में आना पड़ रहा है, यानी कि जिम्मेदारी जो ठीक से निर्वहन नहीं हो रहा है। मैं आपको जिम्मेदारी की बात को आप ट्रांसफर करके दरअसल क्या है, इनके अपराध को कम करने का काम करते हैं। नहीं, मैं कम नहीं कर रहा हूं। ये कहना कि दोनों पार्टी की सरकार रही। मुझे बताइए ना, हमारी पार्टी की सरकार में कौन आदमी था जिसको वन क्षेत्र आवंटित किया? हमारी पार्टी की सरकार में वन नियमों में अधिनियम में संशोधन कब किया गया? 2005 में संशोधन पूछ लेते हैं अभी अनूप जी से पूछ लेते हैं अनूप जी। ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी, आपको मैं एक उदाहरण, ठीक है आशीष जी आपकी बात आ गई। अनूप जी बता दीजिए, अनूप जी बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। आशीष जी ने जो कहा है जवाब दे दीजिए अनूप जी। खंडूरी सरकार ने, ठीक है अब आशीष जी जवाब ले लो, आशीष जी जवाब ले लीजिए, अनूप जी जवाब दे दीजिए। आगे बढ़ना है हमें, आशीष जी आगे बढ़ना है। आपने कहा तो जवाब ले लेते हैं, आशीष जी जवाब ले लेते हैं, अनूप जी जवाब दे दीजिए। आप जवाब देने पहले पहुंच गए। खंडूरी सरकार ने, कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि जो वन क्षेत्र, जो ग्राम सभा की जमीन जो वन क्षेत्र में जाती है वो वन क्षेत्र में नहीं जाएगी। हाईकोर्ट ने उसको खारिज किया है, तब जाकर वो रुके, वरना ये सरकार वनों, इनकी नजर वनों पर पहले से ही है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से बनी है उस दिन से लेकर आज तक वन क्षेत्रों पर, खनिजों पर, प्राकृतिक संपदा पर, पोर्ट्स पर, हर चीज पर नजर इनकी है। ये हर चीज बेचने पर आमादा। तो जवाब दे दूं? ठीक है आशीष जी, अब जवाब ले लेते हैं, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाना है। ठीक है अनूप जी जल्दी से, कम समय में जल्दी जवाब दीजिए। कोटद्वार से मिनिस्टर थे सूरज सिंह नेगी जी, बस शायद उनके पास मेडिकल था अगर मैं गलत नहीं होता। और कोटद्वार में जो जमीनों जो बस्ती बसी है ना, वो उसी दौरान बसी। इन्विटेशन किए गए थे भाई साहब, बाकायदा इन्विटेशन थे, उससे वो बस्ती बसी है। बनफुल पूरा जब बसा था इसकी सरकार, मुझे ये बता दीजिए, है ना। और जो आप बात कर रहे हैं वन गुजर का, जो हमारे यहाँ पर क्षेत्र में जो पहले का प्रादुर्भाव है, जो अब का प्रादुर्भाव, वो कब सर आशीष भाई, मैं एक चीज वो नहीं मैं सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेलवे को दादा मैं कंप्लीट कर लूं दादा, उत्तर प्रदेश से दी, दादा मैं कंप्लीट किसने दिए रेलवे? आशीष जी सुन लीजिए, आशीष जी सुन लीजिए, ठीक है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार के समय में यहाँ पर कब्जा नहीं हुआ। एक कब्जे में मैं ही गया था उसमें, और उसके ऊपर शायद मेरे ऊपर ही कार्रवाई हो रही है, जिसको जो तोड़े गए थे। आप ये बात करें, जब हम बात करते हैं सहधारा रोड से ऊपर की तरफ जाते हैं, और मैं भूल रहा हूँ उस जगह का, खलंगा के ऊपर में अभी हुआ था ना रिसेंट, हम ही लोग तो गए थे ना वो उखाड़ने के, वो जो वहां पे कब्जा हुआ था। ऐसा नहीं है, परंतु क्या है,
ठीक है अनूप जी आपकी बात आगे। हमने पूछा ना उस समय कि भैया दीपक रावत जी, दीपक रावत जी, क्या लगता है कांग्रेस और भाजपा की अब तक उत्तराखंड 25 सालों का उत्तराखंड हुआ, इस 25 सालों में भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही, दोनों ही सरकारें, ठीक है अनूप जी बात आ गई, अनूप जी आपकी बात आ गई, दीपक जी से जवाब ले लेने दीजिए। दीपक जी, दोनों ही दलों की सरकार रही और दोनों ही दल आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, फिर ये अतिक्रमण किसने कराया भाई? दीपक जी, अतिक्रमण किसने कराया और कार्रवाई कौन कर रहा है? अनूप जी भाई, अनूप जी आपकी बात आगे, आशीष जी आपकी बात आगे, दीपक जी अपनी बात रखें, दीपक जी जल्दी से अपनी बात रखें, दीपक जी। किसी भी प्रदेश में और विशेष रूप से उत्तराखंड में काम नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि लगातार दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, हाँ। लेकिन स्वीकार भी कर रहा है कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, हमने इस बात को हमें नहीं दिया। यही सवाल है, उसका खामियाजा ये प्रदेश भुगतना पड़ रहा है और भविष्य में ये प्रदेश भुगतेगा। तो निश्चित रूप से यदि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिशा निर्देश दिए हैं, सरकार को समिति बना के जांच करने के दिशा निर्देश दिए हैं, तो निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं कि आने वाले टाइम में शायद जो ये गलतियां हुई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा इस प्रदेश में जब वो शासन में रही हैं, तो निश्चित रूप से कुछ हद तक इस प्रदेश को बचाया जा सकता है इन भूमि अफसर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक जी। आगे समय इजाजत नहीं देता है, दोबारा से कुलदीप जी का रुख नहीं कर पाए और शशांक साहब के पास भी नहीं जा पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण चर्चा में। तो उत्तराखंड के लिए जल, जंगल, जमीन यही आधार है और कम से कम सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार किसी की भी रही हो, पिछली सरकार ने अपने तरीके से काम किया, मौजूदा सरकार को राज्य के स्वरूप को बनाए रखना। मुख्यमंत्री धामी समय समय पर कहते रहे हैं कि देवत्व को बरकरार रखेंगे, डेमोग्राफी को बदलने नहीं देंगे, लेकिन वन भूमि पर जिस तरीके से अवैध कब्जे हो रहे हैं, बस्तियां बस रही, कमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, उस पर भी कार्रवाई होना आवश्यक है। ठीक है, तमाम ऐसी कार्रवाइयां जो हो रही हैं वो भी ठीक है, वो सरकार कर रही है, उसके लिए सरकार को साधुवाद, लेकिन तमाम ऐसी जमीनें आज भी भूमाफियाओं की जिन पर नजर है, सरकार के अधिकारियों के साठगांठ से इन भूमाफियाओं ने वहां कब्जा किया हुआ है, उनको भी सरकार खाली कराए और उत्तराखंड के स्वरूप को बचाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।